दोस्तों आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। शायद यही सब कुछ था एग्जिट पोल के मायने में। 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान पूरा होते के साथ ही गोदी मीडिया में होड़ मच गई कि कौन भाजपा को कितनी ज्यादा सीटें दे सकता है। जब गोदी मीडिया के नेशनल लेवल के एंकर, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर कहते हैं, इस तरीके की अपने जो है सोशल मीडिया पोस्टों को चलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी किस तरीके की पत्रकारिता का क्या मयार होगा। कहां से वो किसी से सवाल पूछ सकते हैं या शासन सत्ता जो पत्रकारिता का नियम होता है वो शासन सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। एक अजीबो गरीब माहौल बन रखा था। कोई 300 पार, कोई 350 पार, कुछ तो ऐसे भी थे जो भाजपा को 400 पार की सीटें दे रहे थे। मगर हम साहब क्या थे कि हम तो आंकड़ों की बात करने वाले लोग हैं। हमने आंकड़ों की बात की और आंकड़ों से बात करते हुए हमने आपको बताया था कि बीजेपी 300 या 400 पार तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से भी नीचे रहेगी। और 240 के लगभग का हमने अपना टारगेट दिया था कि जो अंडर करंट दिख रहा है वो लगभग 240 के करीब बीजेपी पहुंचेगी या इससे भी नीचे आ सकती है। अभी जब 2024 लोकसभा चुनाव के ज्यादातर नतीजे आपके सामने आ चुके हैं तो हमारे बताए हुए आंकड़े सही साबित हो रहे हैं। यह हमारा अनुमान था। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना ही हमारे रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि हम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के तरीके से हर जगहों पर जा करके अपने लोगों को तैनात करके एक दूसरे की वहां से जो है सलाह मशवरा लेकर के कोई एग्जिट पोल तैयार करते हैं। मगर जो हमारे स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और जो सूत्र बताते रहे अलग अलग इलाकों के, उन सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े हमने तैयार किए थे वो आंकड़े सही साबित हुए और भाजपा 240 के करीब सिमटती हुई नजर आ रही है। स्थिति कुछ इस तरीके की है कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी दल है वो एक साथ खड़े, मगर एनडीए में फूट होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। एनडीए में फूट हो सकती है। एक तरफ टीडीपी अच्छे मार्जिन से, इससे पहले भी हमने बताया था कि किंग मेकर टीडीपी बन सकती है, 16 सीटें लेकर के आई है। दूसरे तरफ नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के पास भी इतनी सीटें हैं। ये दोनों मिलकर के किसी भी सत्ता को परिवर्तित करने की शक्ति तो रखते ही है। उत्तर प्रदेश की बात करना बहुत जरूरी है। पिछली बार 62 सीटों पर चुनाव जीतने वाली भाजपा यहां मुंह के बल धाराशायी हो गई है। स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य आकर के अमेठी में उनके खिलाफ चुनाव लड़े, वही स्मृति ईरानी अपना खुद का चुनाव हार चुकी है। स्मृति ईरानी को कांग्रेस के एक कार्यकर्ता केएल शर्मा ने बुरी तरीके से चुनाव में शिकस्त दे दिया है। यही नहीं साहब, हमने आपसे कहा था कि बनारस में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और ऐसा हुआ भी। जो 10 लाख वोटों से जीतने का दावा भाजपा कर रही थी, वहां पे उस बनारस में निवर्तमान प्रधानमंत्री महज 1.5 लाख वोटों से अपनी जीत हासिल कर सके हैं। ये 1.5 लाख वोट से जीत हासिल करना उस 4 लाख 4.5 लाख वोटों की जीत के कंपेयर में कहां खड़ा है, आप खुद सोचिएगा। जबकि उसी कद के भाजपा के एक और नेता शिवराज सिंह चौहान, जिनको प्यार से मामा कहा जाता है, वो 8 लाख से ज्यादा वोटों से अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। इंदौर में 11 लाख से भी जीत हासिल करने वाले भाजपा के ही प्रत्याशी हैं सामने। तो नरेंद्र मोदी, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जीत को आप कहां तक कितना नंबर देंगे या इसको कांटे की टक्कर ही मानेंगे, ये आप खुद सोचिएगा। वैसे हमारा तो कहना था कि भले से चुनाव नरेंद्र मोदी ने बनारस में जीता है, मगर दिल अजय राय ने जीता यहां पे और अजय राय ने कांटे की टक्कर नरेंद्र मोदी को दिया। ऐसी स्थिति में जब सारे सिस्टम और सारे इकोसिस्टम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, ऐसी स्थिति में जब अजय राय के रोड शो को और अजय राय के नामांकन को मीडिया ने जगह नहीं दिया, फ्रंट पेज पे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें रहती थी। ऐसी स्थिति में अगर महज 1.5 लाख की निवर्तमान प्रधानमंत्री को जीत मिलती है तो यह जीत भी
कांटे की टक्कर की जीत कहलाएगी। यही नहीं, सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है चंदौली। चंदौली से बीजेपी अपना चुनाव हार गई है, वहां से सपा के बीरेंद्र सिंह जीत गए हैं। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल ने कायदे की ढंग की टक्कर दे दिया निरंजना ज्योति को, और निरंजना ज्योति मिल रही जानकारी के अनुसार वो अपना चुनाव हार चुकी है। 35 से 40 हजार वोटों से वो पीछे थी। इन सबके बीच में कद्दावर नेता भाजपा की मेनका गांधी, कद्दावर नेता है भाजपा की मेनका गांधी, मेनका गांधी सुल्तानपुर से अपना चुनाव हार गई है। वहां सोनू सिंह मोनू सिंह ने कमाल दिखाया और भाजपा की मेनका गांधी ने अपना चुनाव जो है गवा दिया है। मेनका गांधी अपना चुनाव हार चुकी हैं। 5 बार के पूर्व विधायक दिवंगत मुख्तार अंसारी के लिए सारी बातें करने वाले बीजेपी को लगता था कि शायद पारसनाथ राय को वो वहां से गाजीपुर से टिकट देकर के जितवा सकते हैं, मगर पारसनाथ राय बुरी तरीके से अपना चुनाव हार चुके हैं और 1.5 लाख वोटों से पारसनाथ राय चुनाव हारे और अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। ये इस बात को साबित करता है कि अंसारी परिवार का रुतबा आज भी गाजीपुर लोकसभा सीट पे कायम है। घोसी की बात करें, घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को उतारा था भाजपा से हाथ मिला करके। बुरी तरीके की शिकस्त उनको मिली और राजीव राय वहां से अपना चुनाव जीत चुके हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल तो अपनी सीट संभाल रही है, मगर रॉबर्ट्सगंज में अनुप्रिया पटेल की सबसे निकटतम प्रत्याशी जो है, उनके खुद के दल की जो है अनुप्रिया पटेल की सबसे निकटतम जो है कहा जा सकता है नेता है उनके पार्टी की, रॉबर्ट्सगंज से वो अपना चुनाव हार चुकी है और 1 लाख से अधिक मार्जिन से वो लगभग चुनाव हार चुकी है। पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पे भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। क्या हुआ जौनपुर में, सारे समीकरण भी भाजपा के अगेंस्ट में गए और भाजपा वहां से भी चुनाव हार गई। हाँ, यह जरूर है कि कानपुर की दोनों सीटें, कानपुर लोकसभा और कानपुर देहात जिसको अकबरपुर कहा जाता है, वहां से भाजपा जीत गई है। मगर एक मुद्दे की बात आपको बताते हैं, सुन के शायद अचंभा होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस नारे से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इलाकों को गुंजा दिया था, पूरे देश को गुंजा दिया था। अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे को कई बार चुनाव में उछाला गया, यहां तक कहा गया कि अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो राम मंदिर पे बाबरी ताला पड़ जाएगा, यहां तक कहा गया कि बुलडोजर चल जाएगा। उसी राम मंदिर के क्षेत्र अयोध्या, जिसको फैजाबाद लोकसभा कहा जाता है, वहां से भाजपा के लल्लू चुनाव हार चुके हैं और सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कर लिया है। यह स्थिति है। राहुल गांधी रायबरेली से अपने आप को साबित करते हुए दोबारा चले कि रायबरेली गांधी परिवार की ट्रेडिशनल सीट है, अच्छी खासी मार्जिन से जीतें हासिल हो रही हैं। इलाहाबाद से जो है इलाहाबाद की सीट भी सपा के खाते में गई, इंडिया गठबंधन के खाते में गई। इस तरीके से अगर आप देखते चलेंगे, बलिया में भी अभी काउंटिंग चल रही है, बलिया में भी सपा को धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा धक्का लगा लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेरी अपना चुनाव हार चुके हैं, यानी कि भाजपा के जितने भी मंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे थे, 6 मंत्री यहां से केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 4 अब तक चुनाव अपना हार चुके हैं, क्योंकि लालगंज लोकसभा सीट से भी अमित शाह के बहुत ही करीबी मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। वहां से सपा ने जो है उनको सीधे स्टेट फॉरवर्ड सीटों पे टक्कर देकर के चुनाव हरवा दिया। हाँ, यह जरूर है कि रवि किशन गोरखपुर से अपना चुनाव जीत चुके हैं, मगर दिनेश यादव निरहुआ धर्मेंद्र यादव के सामने बच्चा साबित हुए हैं और धर्मेंद्र यादव ने यह चुनाव एक तरफा जीत लिया है आजमगढ़ से। दिनेश लाल निरहुआ जो दावा कर रहे थे ज्यादा बच्चे पैदा करना और मोदी जी और योगी जी ने बच्चे क्यों नहीं पैदा किए, वो सारे दावे धरे रह गए और दिनेश लाल निरहुआ वापस बैक टू पवेलियन हो चुके हैं। शायद लॉलीवुड में फिल्में करते दिखाई देंगे। ये समीकरण निकल के सामने आए। हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी हमारे लिंक है, जिसमें हमने पिछली बार का ऑब्जर्वेशन बताया था कि भाजपा को 240 से ऊपर सीटें नहीं मिल रही हैं। अब रही सत्ता में आने की बात, तो मेन ट्रंप जो है, अगर आप मानते हैं, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है।
चंद्रबाबू नायडू का गुजरा हुआ वक्त देखेंगे तो जिसके साथ इन्होंने जब भी चुनाव लड़ा है उसके साथ मिलकर के कभी भी सरकार नहीं बनाई है, और जब सरकार आज तक नहीं बनाई है तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू इस बार भी सरकार के साथ ना रहे? जो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है उस एनडीए के साथ शायद चंद्रबाबू नायडू ना रहे, या हो सकता है रहे भी तो सत्ता का समर्थन ना करें। मगर इसमें एक चीज को आपको ध्यान देना होगा कि चंद्रबाबू नायडू और निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं है, तलखियां हैं। बहरहाल साहब 24 घंटा और रुकिए, आपको भी अंदाज होगा कि सरकार किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही है। मगर सरकार जिसकी भी बने, हाँ ये तो जरूर है कि सत्ता में सिंहासन पर बैठने वाले जो है इस बार कमजोर रहेंगे, वो अपनी जैसी ना कर सकेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने नजरियों को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।